हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर सेकंड का सिंपल सा नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल। एंड ही फ्योल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, उनको आज हम उनमें से आज हम 7 प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम समझेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिंपल से ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनको डिफरेंट सिचुएशंस में डिसीजंस मेकिंग के लिए जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उनको यूज कर सकता है। तो सिंपल सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको इफेक्टिव डिसीजंस मेकिंग में, जिससे डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी हो और हमारे ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हों, उसके लिए इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल। फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल सा डिवीजन ऑफ वर्क। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लार्ज लेवल पर वर्क होता है, तो जो भी होल वर्क होता है उसको हमें स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है। जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, तो क्या तरबूज सारा हम इकट्ठा खा लेते हैं? तरबूज हम सारा इकट्ठा नहीं खाते हैं, हम उसके छोटे छोटे से क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं एंड उस पार्ट्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें लार्ज लेवल पर जो वर्क होता है उस वर्क को स्मॉल यूनिट्स या स्मॉल पार्ट्स में हमें टास्क में डिवाइड करना है एंड उस टास्क को जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सर उस वर्क को डिवाइड कैसे करेंगे? तो जो भी हम स्मॉल टास्क में जो वर्क को डिवाइड करेंगे उस वर्क को उन इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उस वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी जिसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी उस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम उस वर्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देंगे। तो सर इसका फायदा क्या होगा? तो जब भी हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे एंड वर्क को अलॉट करेंगे, तो जिस भी पर्सन को हम डिवाइड करेंगे, वर्क को डिवीजन करेंगे, वर्क को देंगे, अलॉट करेंगे, तो जब वह पर्सन बार बार उसी वर्क को करेगा, एक बार करेगा, दूसरी बार, तीसरी बार करेगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। स्पेशलाइजेशन क्यों? कि जब भी हम कोई काम को बार बार करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। जब भी स्पेशलाइजेशन आएगा तो उसी टास्क को, उसी वर्क को, उसी जॉब को वह इफिशिएंटली क्या करेगा, अचीव करेगा। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या करेगा, उस वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। इफिशिएंटली का मतलब विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ करेगा एंड इफेक्टिवली का मतलब ऑन टाइम। बिकॉज जब वो एक ही काम को बार बार करेगा तो उस काम को बहुत अच्छे से वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया होगा कि वर्क को क्या करना है, स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है एंड उसको एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिवाइड करना है। और जब भी हम उस वर्क को डिवाइड करेंगे तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। और जब स्पेशलाइजेशन आएगा तो उसी वर्क को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या करेंगे, अचीव करेंगे, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर पर क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है पावर टू टेक डिसीजन, कि डिसीजन लेने की पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, कि हमें ऑन टाइम पर हमें क्या करना है, किसी भी वर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जो फ्योल ने बोला दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पैरिटी होनी चाहिए। मींस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कि यदि हम किसी इंडिविजुअल को, किसी वर्कर को जो हम अथॉरिटी देते हैं उसी के इक्वल क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों उन्होंने बोला? तो सिंपल सा है, एज्यूम करो किसी पर्सन को हमने अथॉरिटी ज्यादा दे दी एज कंपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब हमने उसको पावर ज़्यादा दे दी है। जब भी हम किसी वर्कर को, किसी मैनेजर को या किसी एम्प्लॉय को पावर ज़्यादा देते हैं एज कंपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके पास कम है, तो हो सकता है उस पावर को वो क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, या जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज हमने उसको पावर तो ज़्यादा दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी है, कम दी है। डिफरेंट सिचुएशन में देखें, एज्यूम करो किसी पर्सन को हमने, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दी, ज़्यादा दे दी एज कंपेयर टू अथॉरिटी। मतलब हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी और डिसीजन लेने की पावर क्या दी है, कम। तो जब भी हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देंगे तो ऑन टाइम पर वो अपना वर्क अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से वो अपने वर्क को टाइमली अचीव नहीं कर पाएगा एंड एक्सेस बर्डन उसके पास वर्क का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी तो है नहीं,
पावर तो है नहीं, पावर होती तो हो सकता था वो अपने वर्क को क्या कर सकता है, टाइमली अचीव कर सकता है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो अपने वर्क को टाइमली अचीव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने फ्योल ने क्या बोला, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पैरिटी होनी चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए, जितनी हम किसी को पावर दें उतनी हमें उसको क्या देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया होगा। सेकेंड थिंग, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्योल ने ये भी बोला कि जब भी कोई वर्कर कोई रॉन्ग डायरेक्शन में कोई वर्क करता है, गलत वर्क काम करता है, तो जब भी हम उसको पनिश करें तो हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रख पाए, वो अपने बचाव में कुछ बोल पाए। तो हमें डायरेक्ट उसको पनिश नहीं करना है, पहले एक उसको अपॉर्चुनिटी देना है जिसके उसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हों उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद भी हम उसे क्या करें, पनिश करें। डायरेक्ट हमें पनिश नहीं करना है, बिकॉज हमें अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना है। जो हमें पावर मिली, हमें अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है, तो हमें उसके लिए क्या देना है, अपॉर्चुनिटी देना है। उसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद हमें उसको क्या करना है, पनिश करना है। थर्ड नंबर पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल सा मतलब है वन पर्सन वन बॉस, वन एम्प्लॉय वन बॉस, कि एक एम्प्लॉय का केवल एक ही बॉस रहेगा। सर ऐसा क्यों? सर एक एम्प्लॉय के कई सारे बॉस हो सकते हैं, तो एज्यूम करो एक एम्प्लॉय के कई सारे बॉस होंगे और डिफरेंट बॉस उस एम्प्लॉय को डिफरेंट वर्क देंगे, तो क्या एक एम्प्लॉय क्या सभी के काम कर सकता है? क्या सभी के काम नहीं कर सकता। एक वर्कर को एज्यूम करो कई सारे बॉस, कई सारे जो उसके जो भी सुपीरियर है यदि उनको वर्क देंगे तो वह उस क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो उन सभी सुपीरियर्स के वर्क को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा एंड अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने क्या बोला, फ्योल ने सिंपल सा बोला वन पर्सन वन बॉस, एक एम्प्लॉई है एक पर्सन का केवल एक ही बॉस रहेगा जो केवल उसी बॉस के ऑर्डर को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ऑर्डर को पूरा करेगा एंड जो पर्सन रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, वह उसी बॉस के प्रति क्या रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा। बिकॉज वन एम्प्लॉय के मोर देन वन बॉस रहेंगे तो जो भी अलग अलग बॉस अलग अलग ऑर्डर्स देंगे, उन ऑर्डर्स को सुनकर जो भी एम्प्लॉय है वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है एंड कंफ्यूज होगा तो वो अपने वर्क को अच्छे से अचीव नहीं करेगा, वर्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा यूनिटी ऑफ कमांड, वन एम्प्लॉय वन बॉस। इसके मेरिट्स क्या हैं? इसके मेरिट डीमेरिट सिंपल से हैं कि एज्यूम करो वन पर्सन के कई सारे बॉसेस रहेंगे, तो जो वर्कर है वो क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। कई बार वो उन वर्क को क्या कर सकता है, स्कैप, कि एज्यूम करो कि ए ने बोला कि मेरा काम किया, तो बोलेगा नहीं सर मैंने ए आपका काम नहीं किया, मैं तो बी का काम कर रहा था, मतलब दूसरे बॉस का कर रहा था। दूसरा बॉस बोलेगा मेरा काम किया क्या, सॉरी सर मैंने आपका काम नहीं किया, मैं तीसरे सी बॉस का काम कर रहा था। तो वो क्या करेगा, आगे समझ में कि एक बॉस से दूसरे का बोलेगा, दूसरे से तीसरे का बोलेगा कि मैं उनका काम कर रहा था, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकता है, स्कैप कर सकता है। डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा, वो किसकी बात माने किसकी नहीं माने, तो आ गया। और एक थर्ड थिंग ये होती है, एज्यूम करो कि कोई किसी बॉस का यदि वर्क नहीं कर पाया तो वो बॉस क्या बोलेगा, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। तो जिस बॉस का वो वर्क नहीं करेगा तो उसका ईगो क्या होगा, क्लैश होगा कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और एज्यूम करो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो वर्क भी टाइमली अचीव होगा, ईगो क्लैशेस भी नहीं होंगे और जो वर्कर्स हैं वो कन्फ्यूज नहीं होंगे। मेरे ख्याल से आपको यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया होगा, वन पर्सन वन बॉस। फोर्थ नंबर पर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब है वन पर्सन वन प्लान, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कई सारे डिविजन्स हो सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एज्यूम करो ए बी सी, किसी कंपनी में 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो 3 प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिवीजन हैं, डिफरेंट डिवीजन में 3 डिवीजन्स में कोई भी कंपनी वर्क कर रही है। तो एज्यूम करो कोई पर्सन है एज्यूम करो वो ए डिवीजन में है, तो उसको अपने ए डिवीजन से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन्हीं को अचीव करने की तरफ ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि वो ए डिवीजन में हो और किस पर ध्यान दे रहा है, बी और सी पर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। तो वन पर्सन वन डायरेक्शन मतलब हमें एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, मूव करना है। जिस डिवीजन में हम वर्क कर रहे हैं, जिस डिवीजन में हम एज ए एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसी डिवीजन्स के हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उस डिवीजन में जो भी प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो उनकी वर्क स्टाइल है, जो उनका एक्शन पथ है, हमें उसी एक्शन पथ पर वर्क करना है। हमें अपने डिवीजन है, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क पर ध्यान देना है। उसको अचीव करने के लिए उसको अचीव करने के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, मूव
मूव करना है, तभी जाकर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव होंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, डेवलप होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हमें एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, मूव करना है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं करना। फोर्थ नंबर पर क्या आता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का सिंपल सा मीनिंग है कि फ्योल ने बोला कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं। कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पर फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो भी उसके वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज होते हैं। तो हमें उन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज को क्या देना है, फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस देना है। सर फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस क्यों देना, तो सिंपली इसलिए देना है, यदि हम उनको फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस देंगे तो वो उनको जिससे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो हमें उनको इतनी वेजेस देने हैं जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो सर क्यों देना है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन होगा उतना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका डिवोशन इंक्रीज होगा, एंड वो अपने 100% एफर्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए दे पाएंगे। तो एज्यूम करो यदि हम उनको अच्छी रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, यदि हम उनको एडिक्वेट एंड फेयर वेजेस देते हैं जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनके एफर्ट्स और उनका डिवोशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली क्या होंगे, अचीव होंगे। तो जब भी हम उनको रेम्यूनरेशन फिक्स करें तो हमें कम से कम एडिक्वेट और फेयर वेजेस हम जब भी उनको दें तो हमें कम से कम 3 बातों का ध्यान रखना है। हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का भी ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि एज्यूम करो हम उनको अच्छा वेजेस तो देना चाहते हैं, एज्यूम करो हम उनको अच्छा वेजेस दे रहे हैं, तो क्या हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा वेजेस देने की है या नहीं है। तो जब भी हम उनको अच्छा वेजेस दें, अच्छी सैलरी दें, तो ये ध्यान रखें कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन परमिट करती है कि हम उनको अच्छा वेजेस दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि मिनिमम वेजेस कितना देना है, उसको भी ध्यान देना है। और थर्ड नंबर पर कॉम्पिटिटर कितनी सैलरी, कितनी वेजेस दे रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस देना है, जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, एंड उनका डिवोशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होगा, जिससे पॉजिटिव होगा, और वो बहुत अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने 100% एफर्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कि हम उनको अच्छा वेजेस दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान रखना है कि मिनिमम वेजेस कितना देना है। और थर्ड नंबर पर कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान रखना है, वो कितनी वेजेस एंड सैलरी दे रहे हैं। फोर्थ नंबर पर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि सारी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर होना। आगे समझ में, तो सिंपल सा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एज्यूम करो उसके जो टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, चाहे सीईओ हैं, सीएफओ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, जब वह सारी पावर खुद के पास रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम उस पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। जब हमारी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री में जब प्रेसिडेंट रूल आता है, राष्ट्रपति शासन आता है, तो उस समय सारी पावर किसके पास रहती है, सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। सारी पावर किसके पास रहती है, प्रेसिडेंट के पास रहती है। और जब प्रेसिडेंट रूल नहीं रहता है तो सारी पावर को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पीएम होते हैं, फिर सीएम होते हैं, फिर म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में जो भी चेयरमैन वगैरह होते हैं, फिर सरपंच वगैरह होते हैं। तो जब भी प्रेसिडेंट रूल होता है तो सारी पावर का क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइज सिचुएशन होती है। और जब प्रेसिडेंट रूल नहीं होता तो सारी पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। पीएम, सीएम, फिर म्यूनसिपैलिटी के जो भी चेयरमैन होते हैं, सरपंच वगैरह, तो सारी उसको क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज। तो सिंपल से आपको समझ में आया होगा, सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर को कुछ हाथों में, या जो सीईओ सीएफओ जब अपने हाथ में रखते हैं तो सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट लेवल पर। तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, न डिसेंट्रलाइजेशन, कि सारी पावर
कोई भी CEO CFO रखे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ तो छोटी छोटी, हम अपने सिटीज़ में शॉप देखते हैं तो वहाँ देखते हैं छोटी छोटी शॉप होती है तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जो भी शॉपकीपर रहता है सारी पावर किसके पास होती है? उसी के पास होती है। लेकिन जो MNC कंपनीज होती है, लार्ज लेवल पर जो कंपनीज वर्क करती हैं, तो वहाँ पर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता कि सारी पावर किसके पास रहे? CEO CFO के पास रहे। तो ना तो वहाँ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो सकता है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है कि सारी पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा कि सारी पावर हम खुद के पास रखें, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा कि हम उस जो भी अथॉरिटी है, पावर है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ पावर हम जो इम्पोर्टेंट पावर है वो खुद के पास रखें और जो रूटीन लेवल का वर्क है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पावर को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, जब भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, वो कैपेबल होना चाहिए, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तभी हम उस वर्क को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज्यूम करो कि हमारे पास इनएफिशिएंट वर्कर हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, जब भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमें अपने जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह को हमें ध्यान रखना है कि वो इफिशियंट हैं या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट नंबर पर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैन एंड मटेरियल होता है उसका एक स्पेशल प्लेस होना चाहिए, फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें जो भी मैन एंड मटेरियल होता है उसका फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। सर ऐसा क्यों होना चाहिए? तो ऐसा सिंपल इसलिए होना चाहिए, फिक्स्ड प्लेस होगा तो किसी भी एम्प्लॉयज़ को, किसी भी वर्कर को, किसी भी मटेरियल की ज़रूरत होगी तो वह उस फिक्स्ड प्लेस से उस मटेरियल को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है एंड अपने वर्क को क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं किचन अलग होता है, वहाँ किचन का सामान रहता है, बर्तन वगैरह होते हैं, स्टडी रूम में सारी बुक्स वगैरह होती हैं, तो सबका काम, सबका प्लेस अलग अलग है, किसको कहाँ होना चाहिए। एज्यूम करो कि कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई सामान कहीं पड़ा है, फिक्स्ड प्लेस नहीं होगा तो बहुत सारा हमारा टाइम क्या हो सकता है? वेस्ट हो सकता है उसको फाइंड करने में, उसको ढूंढने में। तो सिंपल सा है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैन हो या मटेरियल या थिंग्स हो तो उनका एक फिक्स्ड प्लेस हो, जब भी जिसको ज़रूरत पड़े तो उस प्लेस पर जाए, उसको कैरी करे और उसको उठाकर अपना वर्क कर पाए। साथ में जो मैन होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं, उनका भी एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए, उनकी एक फिक्स्ड सीट एंड केबिन होना चाहिए। कभी भी यदि किसी पर्सन को उनसे मिलना हो, उनसे कोई मीटिंग करनी हो या उनसे कोई ज़रूरत पड़े तो उस फिक्स्ड केबिन में या उस सीट पर जाकर उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो पता चले कि जैसे हम स्कूल में देखते हैं एक डायरेक्टर का रूम होता है, प्रिंसिपल सर का रूम होता है एंड टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होता है। तो जो प्रिंसिपल सर का रूम है उनको प्रिंसिपल सर को उसी केबिन में होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी स्टूडेंट को या किसी पेरेंट्स को प्रिंसिपल सर से वर्क है तो वो उसी केबिन में जाकर उनसे मिल पाए। पता चला प्रिंसिपल सर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट रहेगा, जो भी वर्कर रहेगा या जो भी स्टाफ रहेगा वो उनसे डायरेक्टली मिल नहीं पाएगा, उनको ढूंढने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि टाइम वेस्ट ना हो, उस टाइम वेस्ट को बचाने, सेव करने के लिए उनका क्या होना चाहिए? फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए जिससे उनको ढूंढने वगैरह में टाइम वेस्ट ना हो, चाहे वह मैन हो चाहे वह मटेरियल हो। मेरे ख्याल से आपको 7 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरे प्रिंसिपल समझ में आए हो, मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया हो, आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो ज़रूर इस लेक्चर को आप लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।